सादर नमस्कार। इस श्रृंखला में आज का दिन अंतिम पलों में है। आज हम स्रोतसों में अगर बात करें तो स्वेद व स्रोतस, जो कि अंतिम रूप से चरक संहिता में वर्णन है। और इस संहिता में स्वेद व स्रोतस एक ऐसा स्रोतस है जो कि हमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी ऐसे भी देता है। जब हम उसे कॉस्मेटिक सेगमेंट में देखते हैं तब भी, और जब हमें और भी सेगमेंट्स में देखना है कि स्वेद की क्या महत्ता है और स्वेद को क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे देखना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं कि स्वेद व स्रोतस की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप आज इसे देखेंगे और आप इसके हेतु, लक्षण और चिकित्सा को जब क्लब करेंगे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तब आप ये पाएंगे कि बहुत सारे केसेस में स्वेद व स्रोतस ब्लॉक होता हुआ सा मिलता है। और उसके कारण हमें चिकित्सा में ये चीज़ों का लाभ लेकर हम काफ़ी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट मॉड्यूल बिल्कुल ईजी मिलेगा, लेकिन कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्वेद व स्रोतस की कंडीशन को देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला सेगमेंट है कि ये स्वेद व स्रोतस एक्चुअली खराब कैसे होते हैं, या उनकी दुष्टि के मेन कारण क्या हैं, क्या है उसके मेन हेतु हैं। तो पहला हेतु हम देखते हैं व्यायाम। यहाँ पर भी व्यायाम आना एक हेतु है। अव्यायाम का जो हेतु है वो मेद व स्रोतस में बोला गया है कि आप बिल्कुल व्यायाम नहीं करेंगे तो आपके मेद व स्रोतस खराब होंगे, और जबकि उसके विपरीत जब आप व्यायाम करेंगे तो आपको स्वेद व स्रोतस खराब होगा, जो कि मेद का ही मल है। जो स्वेद है, जब आप उसमें एक्सेसिवली एक्सरसाइज मॉड्यूल में जाएंगे या फिर एक्सरसाइज आप फॉलो करेंगे, या फिर आपकी एक्सरसाइज ओवर योर स्ट्रेंथ रहेगी, जितनी ताकत आप में है, जितनी क्षमता आप में है, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज आप करते हैं, तो स्वेद व स्रोतस अत्यधिक रूप से एक्टिवेट होके अति प्रवृत्ति जैसी दुष्टि क्रिएट करती है, और आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होने के कारण कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। वो ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं जिसके कारण आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तब चिकित्सा सूत्र आपका अतिसार के अनुरूप ही चलेगा और आप उसमें अतिसार की चिकित्सा से लाभ ले पाएंगे। सो व्यायाम इज द फर्स्ट सेगमेंट एंड फर्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर, या पहला हेतु जिसके कारण आपको स्वेद व स्रोतस ब्लॉक होता है या फिर स्वेद व स्रोतस में दुष्टि आती है। दूसरा लिखा है अति संताप। अति संताप, अब संताप जो है वो प्राइमरी लक्षण है ज्वर का, जिसमें मन, इंद्रिय और शरीर, इन तीनों का संताप यानी कि टेम्परेचर रेज होने मिलता है। जब आपको अति संताप एक हेतु बताया गया है और अति संताप एक लक्षण बताया है ज्वर में, जो कि उसका मूल लक्षण है, तो जब किसी पेशेंट में ऐसी सिचुएशन होती है कि वो अति संताप बोलता है, तो वो स्वेद व स्रोतस को ब्लॉक करने का एक हेतु आपको इंडिकेट करता है, और अति संताप एक प्राइमरी सिम्टम जो कि ज्वर का होता है, ये भी आपको इंडिकेट करता है। दोनों में कॉमन सेगमेंट है ज्वर, जहां पर संताप की संप्राप्ति आती है और जहां स्वेद व स्रोतस की संप्राप्ति आती है। दोनों में चिकित्सा उपक्रम ज्वर का ही यूज करना है। तो या फिर वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन संताप का लेके आए, तब भी आप ज्वर के अनुरूप उसे चिकित्सा करें, या फिर संताप अगर ऐसा हेतु वो बताए, अगर संताप आपको ऐसा हेतु मिलता है स्वेद को ब्लॉक करने का, तब भी आपको वहां पर ज्वर की ही चिकित्सा करनी है। क्योंकि दोनों में स्वेद व स्रोतस जो ब्लॉक हो रहा है उसको आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि अति संताप होने से अगर स्वेद ब्लॉक हो गया तो शरीर के अंदर का ताप बढ़ने लग जाएगा, तो अति संताप क्रिएट होगा। इसका मतलब है कि पहली संप्राप्ति जिसमें हमने पहला हेतु जिसमें व्यायाम देखा, वहां पर अति प्रवृत्ति की कंडीशन होगी, वहां पर एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। अति संताप की कंडीशन में स्वेटिंग एब्सोल्युटली स्टॉप हो जाएगी, और वहां पर ज्वर की चिकित्सा करके ही हम स्वेद की प्रवृत्ति करवाएंगे, जिससे कि पेशेंट ठीक होगा। तो यहाँ पर अवरोधात्मक संप्राप्ति स्वेद व स्रोतस की, और उसके विपरीत वहां पर ज्वर में भी स्वेद व स्रोतस की अवरोधात्मक संप्राप्ति। तो चिकित्सा दोनों में ही कॉमनली हम ज्वर की करेंगे। देखिए, ये अभी सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं आपको इजी करके अभी एक एक चीज़ों को ओपन करेंगे। एक बड़ा सेगमेंट जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली हम फेस करते हैं, जिसमें जो आचार्य चरक ने 5000 साल से भी ज़्यादा अधिक समय पहले बता दिया, जो कि एक वैलिडेट रीज़न है, एक साइंटिफिक वैलिडेशन है कि लोगों के टेम्परेचर डिफरेंसेस जब आते हैं, लोग ठंडे और बाहर में जब रहते हैं, ठंडे और गर्म स्थानों पे ऑल्टरनेटिवली जाना। मोस्ट कॉमनली जहाँ पर लोग एसी में वर्क करते हैं, जहाँ ट्रैवलिंग करते समय अपनी कार में लगातार एसी ऑन रखते हैं और इमीडिएटली बाहर आ जाते हैं, तो उसके लिए लिखा है शीत उष्ण क्रम सेवनात्, मतलब कि ऐसे क्रम से
ठंडे और गर्म में जाना, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे रूम से अचानक से गर्म में धूप में निकल जाना, ये सब जो सेवन करने के जो सेगमेंट हैं, ये भी स्वेद व स्रोतस को विमार गमन वाली संप्राप्ति क्रिएट करते हैं। और इनके कारण लगातार पेशेंट को कई बार प्रतिशाय के लक्षण, पीनस के लक्षण, उदर के लक्षण भी क्रिएट होते हैं। जहां पर स्वेद व स्रोतस अचानक से ब्लॉक हुए और एकदम से एक्टिवेट किए तो इनमें विमार गमन की संप्राप्ति क्रिएट हो जाएगी और आपको लक्षण मिलने लग जाएंगे। तो कई बार कुष्ठ की कंडीशन में स्वेद आना और बंद हो जाना, ऐसे लक्षण मिलते हैं। तो उनमें जब देखते हैं तो शीत और उष्ण उपक्रम करने की कंडीशन कई बार पेशेंट में रहती है। तो तीसरा हेतु शीत और उष्ण उनको क्रम से सेवन करना। पहला हेतु हमने देखा था व्यायाम करना, दूसरा अति संताप की कंडीशन, तीसरा उष्ण और शीत और उष्ण को क्रम से सेवन करना। मैक्सिमम कंडीशन आपके सामने प्रैक्टिकली मिलती हुई सी नजर आती हैं कि हाँ, इस तरीके से स्वेद व स्रोतस खराब होता है। उसके बाद लिखा है स्वेदवाहिनी दूष्यंती क्रोध शोक भय तथा, मतलब कि क्रोध शोक और भय। क्रोध मतलब कि अत्यधिक गुस्से आने में भी कई बार आपका स्वेद व स्रोतस डेफिनेटली खराब होगा, ये उसका मानसिक हेतु है। उसके बाद शोक, बहुत ज़्यादा अगर आप डिप्रेशन में हैं या किसी चीज़ के कारण आप शोक में हैं जिसके कारण आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं है, तब भी स्वेद व स्रोतस आपका दुष्ट होगा। इसको अच्छे से समझिए कि शोक की संप्राप्ति भी आपको किस तरीके से कुष्ठ में अस्वेद और अतिस्वेद की कंडीशन क्रिएट करती है। वहां पर इंटरनली स्वेद व स्रोतस के चैनल्स ब्लॉक होते हैं और आपको अस्वेद की संप्राप्ति, या फिर अगर वो अतिसृष्ट हो जाते हैं या फिर एक्सेसिवली सिक्रीट करने लगते हैं तो अतिस्वेद के लक्षण वहां मिलते हैं। तो कुष्ठ संप्राप्तियों के पूर्व रूप अवस्थाओं में आपको इन लक्षणों की प्राप्ति होती है। उसका कारण आपका मूलतः मानसिक हेतु में क्रोध शोक भय, ऐसे मानसिक हेतु जो कि रसवा स्रोतस में भी, ज्वर की संप्राप्ति में भी बताए हैं, के हेतुओं में भी बताए हैं, कुष्ठ की संप्राप्ति में भी बताए हैं। इन सारे सेगमेंट्स में जब आपके पास स्किन डिसऑर्डर का पेशेंट आता है या अननोन फीवर का पेशेंट आता है तो क्रोध शोक भय, ऐसे इमोशनल सेगमेंट्स अगर इनका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है और ऐसे हेतुओं का सेवन अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है तो डेफिनेटली उसे स्वेद व स्रोतस की दुष्टि के कारण इन लक्षणों में कुष्ठ होना यानी स्किन डिसऑर्डर होना या ज्वर की संप्राप्ति क्रिएट होना, ये सब डेफिनेटली हो सकते हैं। उनका मूल कारण स्वेद व स्रोतस दुष्टि होगा। सो ये भी हमें अच्छे से रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब बात आती है कि हेतुओं को डिवाइड कैसे करें। हेतु को हमेशा कोई भी स्रोतस हो उसको डिवाइड करें आहारज हेतु, विहारज हेतु, मानसिक हेतु और अन्य हेतु। अन्य हेतुओं में वैद्यजन्य हेतु आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है। वमन और विरेचन को रॉन्गली कर देना या फिर उनके इंडिकेशन को देखे बिना ऐसे प्रोसीजर्स करना। दूसरा कारण है कि कई बार जो वैद्यजन्य हेतुओं में मेडिकल हिस्ट्री, कई लोगों को ड्रग एलर्जी होती है, उन ड्रग एलर्जीज का इंटेक बहुत ज़्यादा करना, ये भी एक वैद्यजन्य हेतु है। तो यहाँ पर हम स्वेद व स्रोतस को अगेन हेतुओं को डिवाइड करेंगे 4 सेगमेंट में। आहारज हेतु, अति उष्ण आहार करने से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म आहार करने से भी संताप क्रिएट होता है और उस संताप को क्रिएट करने के लिए जो है हमें ये जानना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उष्ण खाना खाने से स्वेद व स्रोतस जो ब्लॉक हो रहा है वो इसका एक आहारज हेतु है। सेकेंड इज विहारज हेतु। विहारज हेतु में हमें समझना चाहिए कि व्यायाम, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से अति संताप यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी हीट प्रोफ्यूजली बाहर आ रही है, वो भी आपका विहारज हेतु है। और ठंडे और गर्म स्थान में, मतलब कि एसी से इमीडिएटली बाहर आना और ज़्यादा एक किसी भी ठंडे रूम से अचानक से धूप में निकलकर काम में लग जाना, ये भी स्वेद व स्रोतस का एक विहारज हेतु है। मानसिक हेतुओं में अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, क्रोध शोक और भय, ये 3 मानसिक हेतु हैं जिनके कारण स्वेद व स्रोतस खराब होता है और उनके कुछ लक्षण आपके सामने आते हैं। अब लक्षण मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वो किन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ में पेशेंट हमारे सामने आएगा, वो जनरली हमारे सामने जब आता है तो उसका वर्णन किया है चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 में कि वो क्या लक्षण लेकर आएगा। जब वो उसके ये हेतु आपको मिल जाएंगे तो वो हेतुओं को क्लब किसके साथ करना, किन लक्षणों के साथ। तो वो लक्षण है अस्वेदनम, बिल्कुल भी पसीना नहीं आना। कई पेशेंट आके बोलते हैं कि सर मुझे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही, लेकिन ये उनका प्राइमरी सिम्टम नहीं होता। उनका प्राइमरी सिम्टम होता है सर मुझे बहुत तेज बुखार आ रही है और बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा।
तो जब भी आप सुनते हैं कि बिल्कुल स्वेद नहीं आना, तो आपको पेशेंट कभी सिर्फ ये कंप्लेंट लेकर नहीं आएगा कि सर मुझे स्वेटिंग नहीं होती इसलिए ट्रीट कर दीजिए। वो ये बोले के आएगा कि मुझे सर बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो हेतुओं को क्लब करते हुए वो आएगा कि संताप का लक्षण है, वो उसके हिसाब से लक्षण है, लेकिन आपको संहिताओं ने क्लब करके बताया कि वो जो हेतु है संताप, वही इसके इस लक्षण का कारण है अस्वेद का। तो जो बॉडी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसमें आपको उसकी डाइटरी हिस्ट्री को देखना चाहिए, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गर्म आहार लेने की हिस्ट्री उसमें मिलेगी। तो आपको दो हेतुओं के साथ एक चीज़ों को क्लब किया, लक्षण लेके आएगा अस्वेद का, हेतु उसमें मैच करेगा, बहुत ज़्यादा हेतु मैच करेगा संताप का। तो पेशेंट की कंप्लेंट होगी संताप की, और एक्चुअली उसके लक्षण जो हैं दोनों क्लब करके मिलेंगे, संताप और अस्वेद। सो ऐसे करके आपको पहला स्वेद व स्रोतस में लक्षण के साथ उसको क्लब करना है। देन अतिस्वेद, अतिस्वेद के लिए डेफिनेटली पेशेंट आपके सामने आ सकता है। तो अतिस्वेद की जो सिचुएशन है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जनरली जब पेशेंट आता है तो हम बोलने लगते हैं आपका लिवर में प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं मेरे हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और उस पसीने की जो कंप्लेंट है उसको हम कैसे ट्रीट करें, मतलब कि हाथों और पैरों के तलवे से बहुत ज़्यादा पसीना आना। तब हमें दो सेगमेंट सोचने चाहिए कि क्या ये प्राकृत रूप से उसे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है या फिर विकृत रूप से आ रहा है। तो विकृत रूप होने के लिए उसके हेतु डेफिनेटली मैच होने चाहिए, अदरवाइज वो प्राकृत रूप से या फिर उसकी प्रकृति के अनुरूप पित्तज प्रकृति में वो है। लेकिन अगर उसके हेतुओं में व्यायाम अधिक करना उसका हेतु है, अति संताप मतलब उसकी बॉडी में हमेशा हीट बहुत ज़्यादा रहना अगर उसका हेतु है, या फिर शीत और उष्ण स्थानों पे, ठंडे या गर्म स्थानों पे वो लगातार क्रमशः बाहर अंदर आता रहता है, ये उसका हेतु है। लगातार उसे बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी या गुस्सा रहता है, या वो क्रोध की संप्राप्ति में है, ऐसा अगर कुछ हेतु है, या कुछ उसे फियर फैक्टर है जिसके कारण वो डरता है, तो अगर पैसा फैक्टर है, या फिर वो एक बहुत बड़े डिप्रेशन में है, शोक की अवस्था में है, इनके कारण अगर पेशेंट बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और आपके हेतु उसके साथ क्लब करते हैं, तो आपको ये प्राकृतिक नहीं है, ये वैकृतिक है। इसमें आपको चिकित्सा जो है वो स्वेद व स्रोतस की अर्थात ज्वर की चिकित्सा इसमें आपको पालन करनी है। ज्वर में भी आप इसमें नवज्वर की चिकित्सा लें, जिसमें बोला गया है स्वेदनम लंगनम स्वेदो कालो यवागु तिक्त को रसा। इनमें से किसको भी आप कैसे आपको सिलेक्ट करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अति स्वेद के जो लक्षण हैं वो पेशेंट ज़रूर प्राइमरी रूप से आपके पास लेके आ सकता है। आप उसे हेतुओं के साथ क्लब करें, कोई हेतु जो आपका मैच कर रहा है उसमें उसके निदान परिवर्जन के बारे में ज़रूर सोचें। अगर वो मानसिक हेतु हैं तो हमें उसे काउंसिल करते हुए ट्रीट करना पड़ेगा, अगर उसके विहारज हेतु हैं तो हमें उसके एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आहारज हेतु हैं तो उसके डाइट प्लान में से बहुत ज़्यादा जो गर्म चीज़ों का इंटेक वो कर रहा है उसे रोकना है। ये पहला हमारा काम है। फिर हमें चिकित्सा में जो ज्वर की चिकित्सा करने के लिए कहा है, जो आदेशित किया है चरक विमानसन अध्याय 5 में ही, कि जब भी स्वेद व स्रोतस खराब होता है तो इमीडिएटली आपको ज्वर की चिकित्सा शुरू करनी है। तो ज्वर की चिकित्सा भी कैसे करनी है वो हमें आगे सेगमेंट देखना पड़ेगा। अति स्वेद की लक्षणों के कारण अगर पेशेंट आया है या अस्वेद में आया है, अस्वेद में तो हमें समझ में आता है कि हम स्वेदन करके उसके जो अस्वेद अवस्था है उसे हम ट्रीट कर लें। लंगन देके, लंगन में भी स्पेसिफिकली हमें विरेचन देके उसमें लाभ हो जाएगा जिसमें अस्वेद अवस्था है। लेकिन अगर अति स्वेद की अवस्था है तो हमें ज्वर के कौन से सेगमेंट को देखना चाहिए, उसमें हमें तिक्त रस को देखना चाहिए। तिक्त रस जो है अगर हम उसके पंचमहाभौतिक लक्षणों को, उसके कॉम्बिनेशन को देखें तो वो वायु और आकाश से बना है, दोनों ड्राई हैं। अति स्वेद की जो बहुत ज़्यादा सृष्टि हो रही है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है स्वेद का, उसको रोकने के लिए तिक्त जो कि वायवी तत्वों से बना है और आकाशी तत्वों से बना है। वायवी तत्व और आकाशी तत्व दोनों ही खींचने वाले हैं, मतलब कि इनमें खींचने की कैपेसिटी है। तो तिक्त रस में अगर आप सिर्फ चंदन का भी इस्तेमाल करेंगे तो अति स्वेद के पेशेंट में अगर आप चंदन के क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको लाभ होने लगेगा, क्योंकि चंदन तिक्त रसात्मक है और शीतल है। तो इनमें आपको डेफिनेटली अति स्वेद में ज्वर की जो चिकित्सा प्रणाली में तिक्त रस आपको इस तरीके से लाभ देगा। वहीं आप निम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ूची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यष्टि मधु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मूलतः आपको देखना चाहिए कि जो प्योरली तिक्त रसात्मक है उसका इस्तेमाल करें। पंचतिक्त क्वाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें आप इस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं कि आपको तिक्त रस क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि ज्वर की चिकित्सा स्वरूप में है। सो प्राइमरी सीधा ईटियोलॉजिकल फैक्टर हेतु क्या है
उन हेतुओं के साथ उसके लक्षण किस तरीके से मैच कर रहे हैं और उन लक्षणों की चिकित्सा क्या बताई गई है। हेतु, लक्षण और चिकित्सा को छोड़ के आप चिकित्सा उपक्रम अचानक से ना सोचें। अतिस्वेद का जो पेशेंट है, सिंपल उसमें जो इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको डिसाइड करिए और उसके साथ में तिक्त रस का इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब आगे आया है पारुष्यम, पूरी बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट होना और बॉडी कठिन हो जाना। ये पारुष्य जो लक्षण है वो स्वेद व स्रोतस के दुष्टि लक्षणों में चरक विमान स्थान अध्याय 5 में बताया गया है। पूरी बॉडी में ड्राइनेस की कंप्लेंट लेके कई बार पेशेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देता है कि मुझे सर बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आ रही और एक्सेसिव ड्राई होती जा रही बॉडी। तो इन कंडीशन में भी आपको ज्वर की मूल चिकित्सा के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। पहले हेतुओं को आप परिवर्जन करें कि एक्चुअली इनमें से कौन सा हेतु है। कहीं वो व्यायाम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, कहीं वो ठंडे और गर्म स्थान पे बार बार आता जाता तो नहीं है, क्रोध, क्षय, शोक और भय में से कोई हेतु तो नहीं है। उसके बाद आइए संप्राप्त उसकी चिकित्सा में, जहां पर ज्वर की चिकित्सा करने के लिए कहा है। पारुष्यता में ज्वर में वातज ज्वर की जो चिकित्सा है मूलतः स्नेह का पान करवाना और मूल रूप से नवज्वर की जो कंडीशन है जहां पर तिक्त रसों का सेवन करने बोला है। उसके बाद उसके पहले बोला है लंगनम स्वेदो कालो यवागु तिक्त को रसा। तो लंघन में भी दो प्रकार के लंघन होते हैं, वमन लंघन शोधन लंघन और शमन लंघन। शोधन लंघन में भी निरूबस्ती एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल में आया है। जो अवरोध संप्राप्ति क्रिएट हो रही है उसको आप डेफिनेटली पहले यूज करें और उसके बाद चिकित्सा में लें। तो आपको बहुत आसानी से बस्ती के माध्यम से जो एक्सेसिवली पूरी बॉडी में पारुष्यता आई है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्वर चिकित्सा में आपको तिक्त रसों का सेवन करते हुए इंटरनली आप उस पारुष्यता को हट सकते हैं। सो दीज आर द 2 सेगमेंट विच वी कैन डू। यहाँ पर इंटरनली जो डाइट प्लान बनाना है वहां पर आपको यवागुओं का सेवन करना है। यवागु के रेफरेंस आपको चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 जहां पर ज्वर की में देने वाली यवागु, चरक चिकित्सा अध्याय 3 जहां पर यवागुओं का सेवन डायरेक्टली आया है, जहां पर मूंग दाल यवागु का सेवन सबसे ज्यादा आया है। मूंग दाल की पतली खिचड़ी देना बड़ा आसान सा क्रम है। पारुष्यता, बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है तो हम एक विचार रखते हैं कि या तो ये अत्यधिक वात प्रकोप के कारण हुआ है, तब वहां चिकित्सा स्नेहन, स्वेदन और मृदु संशोधन होती है, या अगर स्वेद व स्रोतस के कारण वो दुष्ट हुआ है और पारुष्यता की हिस्ट्री लेके आता है क्रोध के कारण, भय के कारण, शोक के कारण, या फिर वो ठंडे और गर्म स्थानों पे बहुत ज्यादा है जाता है, तो पहले आप निदान परिवर्जन करें और ज्वर की मूल चिकित्सा करें जिसमें कि मुख्य रूप से वातज ज्वर की चिकित्सा आपको पारुष्यता के लिए यूज करनी पड़ेगी, जहां पर आने वाली अनुवासन बस्तियों का रेफरेंस भी काफी बार मेंशन है। उसके बाद आता है लक्षणता। कई बार पेशेंट बोलता है कि मेरे को क्लैमी स्किन है, मतलब कि चिपचिपी स्किन है, बहुत ज़्यादा लक्षणता बॉडी में क्रिएट हो रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑयली सेगमेंट यानी कि ओवर सिक्रीशन ऑफ स्वेट हो रहा है। ओवर सिक्रीशन ऑफ स्वेट के कारण अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है तो आपको वहाँ पर लंघन रूपी चिकित्सा का इस्तेमाल करना है। उसमें भी स्पेशली दीपनी महाकषायों को यूज़ करिए। जो मैं बार बार चिकित्सा आपको बोल रहा हूँ वो हमारे रेफरेंस से ही है। चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 26 में क्लियरली मेंशन है कि स्वेद व स्रोतस की जब भी आपको चिकित्सा करनी है तो वो ज्वर की ही चिकित्सा करनी है। तो अगर पेशेंट लक्षणता के साथ आता है, ओवर ऑयली स्किन के साथ आता है, तो वहाँ पर आप वातज ज्वर की चिकित्सा का इस्तेमाल ही करें और वहाँ पर रुक्षता जो क्रिएट करनी है उसमें दीपन पाचन द्रव्यों से पेशेंट का ट्रीटमेंट मॉडलिटी स्टार्ट करनी चाहिए। ये क्लासिकली वैलिडेट है, ग्रंथों में क्लियरली मेंशन है और हम रेट्रोगेट बेसिस पे क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, अंत में आया है परिदाह। परिदाह मतलब बॉडी में हीट क्रिएट होना। हाथों और पैरों की जो त्वचा है उनमें पेरिफेरल जोन में बहुत ज़्यादा अचानक से हीट सेंसेशन क्रिएट होना, उसको बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और बहुत ज़्यादा जलन या दाह, ऐसे लक्षण पेशेंट बताता है। तो परिदाह के साथ जब पेशेंट आता है, अगेन आपको तिक्त रस का यूज़ करना है। वायु का शीत गुण, आकाश का शीत गुण, उनका इस्तेमाल करते हुए निम्ब, पटोल और चंदन, डेफिनेटली इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को इंटरनल कषाय पान के रूप में, इन तीनों के लेप के फॉर्मेट में परिदाह में आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली ये है कि आपको अगर परिदाह लक्षण आ रहा है तो वो क्या सिर्फ पित्त के कारण क्रिएट हो रहा है या फिर स्वेद व स्रोतस के दुष्टि के कारण क्रिएट हो रहा है। तो आपको दुष्टि के लिए उसके हेतुओं से उसको मैच करना चाहिए। ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि स्वेद व स्रोतस दुष्टि के कौन से हेतु उसमें क्लब कर रहे हैं और हमें उसकी चिकित्सा के बारे में क्या सोचना है।
अंत में लक्षण आया लोमहर्षी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गूज बम्स जैसी लक्षण अगर पेशेंट बार बार बताता है, और कई बार उसे ऐसी सिचुएशन होती है कि गूज बम्स आ रहे हैं सर विदाउट एनी रीजन नहीं होता। कई बार शोक के कारण, भय के कारण और क्रोध के कारण भी गूज बम्स पेशेंट हिस्ट्री में बताता है। ये मानसिक जो हेतु हैं उनके कारण अगर उसके ऐसे हैं कि रिपीटेडली इन चीज़ों के ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट उसके हो रहे हैं, तो पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करिए। लोमहर्ष जो स्वेद व स्रोतस दृष्टि का एक लक्षण उसे मिल रहा है उसे समझाइए, और साथ ही साथ उसे काल मतलब कि कुछ समय दीजिए। लंगनम स्वेदो कालो यवागु तिक्तको रसा, इनमें काल की चिकित्सा मनोवा स्रोतस के लिए भी लाभकारी है। जब तक जो दोष बढ़ते हैं मानसिक दृष्टि के कारण उन्हें समय मिल जाता है और पेशेंट को काउंसिल करके हम ट्रीट भी कर पाते हैं। इसके बाद चिकित्सा जो मैंने अभी आपको बताया, चिकित्सा इसमें बताई गई है वेरी क्लियरली कि चरक विमान स्थान अध्याय 5, चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 26 आपको इंडिकेट करता है कि स्वेद व स्रोतस में ज्वर की चिकित्सा का उपयोग करें। अब ज्वर की चिकित्सा का रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 3। उसमें सामान्य जो चिकित्सा बताई गई है वो बताई गई है लंगन स्वेदो कालो यवागु तिक्तको रसा, इसका इस्तेमाल आपको करना है। लंघन का जब आप वर्णन देखते हैं तो लंघन का एलेबोरेटेड वर्णन जो है वो चरक सूत्र स्थान अध्याय 22 लंघन ब्रहणी अध्याय में आया है, जहां पर 10 प्रकार के लंघनों के बारे में वर्णन हुआ है। अब चरक चिकित्सा अध्याय 22 में वमन विरेचन, शिरोविरेचन और निरूबस्ती ये शोधन लंघन है। इसके बाद शमन लंघन में भी मूलतः दीपन और पाचन का यूज है, ज़्यादातर हमें यहाँ दीपन और पाचन का इस्तेमाल करना है। स्वेदन में भी यहाँ पर संकर, प्रस्तर और नाड़ी स्वेदों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसमें अस्वेद वाली अवस्था जो स्वेद व स्रोतस में आ रही है उसमें। कालो आपको समय देना है, मानसिक अवस्थाओं के कारण, जिन मानसिक लक्षणों के कारण पेशेंट को स्वेद व स्रोतस ब्लॉक हो रहा है उनका उसमें आपको एक काउंसलिंग करके एक ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करनी है, जिसमें आहार में अति तीक्ष्ण आहार या फिर अति उष्ण आहार ना हो, उसके क्रमशः व्यायाम रूप में मतलब शीत और उष्ण स्थान में वो क्रमशः ना आ रहा हो, अत्यधिक व्यायाम ना कर रहा हो, जितनी उसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से व्यायाम कर रहा हो, मानसिक रूप से वो नॉर्मल आए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट मॉड्यूल डिज़ाइन करना चाहिए। यवागु का जो रेफरेंस है जैसा मैंने आपको बताया चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 विषम ज्वरांतक जो यवागु हैं उनका रेफरेंस है, और चरक चिकित्सा अध्याय 3 जिसमें सामान्य रूप से मूंग दाल यवागु का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया है। तिक्तको रसा, तिक्त रस का जो इस्तेमाल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया उसका मेन रीजन क्या है, उसके पंचभूता संगठन जो है वायवी और आकाशीय गुण से, जिसमें अति स्वेद और परिदाह की संप्राप्ति लक्षण क्रिएट होते हैं। उन दोनों में आपको स्वेद ज़्यादा जो आ रहा है वहाँ पर वायवी और आकाशीय जो गुण है, जिसमें वायु के जो गुण है उसमें रुक्षता के कारण वो जो अत्यधिक स्वेद आ रहा है उसे खींचेगा, और आकाशीय महाभूत होने के कारण वहाँ शीतता जो है उनके कारण जो अत्यधिक ऊष्मता क्रिएट हो रही है उसको वो सबसाइड करेगा। ये 2 सेगमेंट है। अब ये हमारी मूल चिकित्सा हुई। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें है जो एक सवाल पूछा गया है, अस्वेद और अतिस्वेद कुछ डिजीज का पूर्व रूप होता है। डेफिनेटली मैंने आपको ये अभी पहले भी चर्चा किया कि कुष्ठ के पूर्व रूप में अस्वेद और अतिस्वेद ऐसी डिजीज जो लक्षण है वो कई बार पूर्व रूप से आते हैं। पूर्व रूप क्या है? संप्राप्ति जब गठित होती है तो मूलतः हेतु जब हम सेवन करते हैं तो उनके कारण ही ये पूर्व रूप लक्षणों में आते हैं। इन द सेम वे वी शुड अंडरस्टैंड कि उन व्याधियों के हेतु क्या हैं। क्या वो ऐसे हेतु हैं जो अस्वेद और अतिस्वेद क्रिएट करने के लिए स्वेद व स्रोतस के हेतुओं से भी मैच करते हैं? डेफिनेटली वो मैच करेंगे। उनके जो मानसिक हेतु हैं, जैसे कुष्ठ में मानसिक अवस्थाओं में क्रोध, शोक, भय, ये कॉमन हेतु हैं जो कि स्वेद व स्रोतस के भी हैं। तो हमें ये अच्छे से समझना चाहिए कि जो कुष्ठ की चिकित्सा है, जो पूर्व रूप बताए गए हैं कुष्ठ में, उनकी भी मूल चिकित्सा लंघन और तिक्त रस, ये कॉमन फैक्टर है जो कि ज्वर की चिकित्सा का एक सेगमेंट है। तो हमें कुष्ठ की जब चिकित्सा कर रहे होंगे और अस्वेद और अतिस्वेद ये लक्षण आ रहे होंगे तो ज्वर की चिकित्सा के तिक्त और लंघन का कॉम्बिनेशन लेके हम कुष्ठ में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, हम ज्वर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमें समझना है कि एक्चुअली कॉमन फैक्टर कौन से हैं पूरी चिकित्सा में, और उसको भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब आप ज्वर की चिकित्सा कर रहे होंगे तो वो मूलतः ज्वर की जो चिकित्सा है वो अनेकानेक व्याधियों में कॉमन रूप से आती है, जैसे कि तिक्त रस का इस्तेमाल करना, लंघन का इस्तेमाल करना,
शोधन का इस्तेमाल करना, ये कॉमनली हर एक व्याधि में है। हमें यही युक्ति रूप से सोचना है कि ज्वर की कौन से सेगमेंट हमें और भी व्याधियों में यूज हो रहे हैं, और उनमें हमें ये समझना है कि ये स्वेद व स्रोतस की ब्लॉकेज है, और वहाँ पर अगर स्वेद व स्रोतस ब्लॉक रहेगा तो वो उत्तर संप्राप्ति भी गठित करेगा। तो अभी हम अलग अलग स्रोतसों को अलग अलग सेगमेंट से देखा। अब हम आगे आने वाले दिनों में सारे स्रोतसों के एक दूसरे के ऊपर लिंकिंग कैसी है, क्योंकि देखिए अभी हम देख रहे हैं कि आज हमने सिर्फ स्वेद व स्रोतस की बात करी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ स्वेद व स्रोतस की दृष्टि लेकर पेशेंट आता है। वो स्वेद व स्रोतस, रस व स्रोतस और अन्न व स्रोतस ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ भी आ सकता है। वो रस व स्रोतस, स्वेद व स्रोतस के कॉम्बिनेशन और रक्त व स्रोतस के कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है। जैसा अभी आपने देखा कि कुष्ठ की पूर्व रूपों में भी अस्वेद अतिस्वेद एक लक्षण है। तो वो इसलिए है क्योंकि स्वेद व स्रोतस और रक्त व स्रोतस एक साथ क्लब हुआ, इसीलिए वहां पर कुष्ठ की संप्राप्ति क्रिएट हुई, क्योंकि उसके व्याधि घटकों में भी वो है। अब अंत में हम देखें तो उदर की जो चिकित्सा है वहां पर क्लियरली मेंशन है कि उदर की संप्राप्ति में चरक चिकित्सा अध्याय 13 श्लोक नंबर 19 में जब चरकाचार्य उदर की संप्राप्ति बताते हैं तो वो क्लियरली लिखते हैं, रुद्वा स्वेद अंबु वहानी दोषा श्रोतांसी संचिता। जो स्वेद व स्रोतस में और उदक व स्रोतस में जो भी दोष संचित थे वो रुक जाते हैं, और उनके रुकने के कारण प्राण, अग्नि और अपान वायु ये संदूषित होते हैं, मतलब ये व्याधि घटक है, और उनके कारण जो दोष हैं उनका स्थान संशय उदर में हो जाता है, और वहां पर आद्यमान और जल की संचिति हो जाती है और उदर की संप्राप्ति क्रिएट होती है। तो स्वेद व स्रोतस अकेला दुष्ट नहीं हुआ, वहां पर उदक व स्रोतस कॉम्बिनेशन में हुआ और उसने उदर की संप्राप्ति क्रिएट करी। वहां पर दोषों में भी प्राण, अग्नि और अपान वायु ये तीनों के तीनों ब्लॉक हुए और एक संप्राप्ति घटित हुई। सी इन दिस वे ज्वर की जो संप्राप्ति है तो वहां पर भी बताया गया है कि मिथ्या आहार विहार लेने से जो पूरे शरीर का संताप है वो स्वेदवाहिनी स्रोतस को ब्लॉक कर देता है। तो वहां पर भी रसवा स्रोतस जो कि ज्वर रूपी व्याधि है, वहां पर रसवा स्रोतस और स्वेदवा स्रोतस एक साथ दुष्ट होंगे। चिकित्सा भले ही कॉमन है ज्वर की, यहाँ पर उदर की जब चिकित्सा करते हैं हम उदर की, तब भी हम लंघन का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ तिक्त रसों का इस्तेमाल करते हैं। तो लंघन और तिक्त रस का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बेसिकली स्वेद व स्रोतस का एक सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं यही हमें चिकित्सा में समझना है। अभी हमने सिर्फ स्रोतसों को अलग अलग रूप से देखा, कल हम उन्हें क्लब करके देखेंगे कि एक साथ जब स्रोतसों में व्याधि होती है तो उनके कॉमन फैक्टर कैसे एनालाइज करने चाहिए और उन्हें चिकित्सा किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की सेफ्टी के लिए कामना करता हूं और यही विचार करता हूं कि आप भी स्वस्थ रहें और आयुर्वेद जो परंपरा है उसका पालन करते हुए अपने मित्रों, अपने सहयोगियों और लोगों तक आयुर्वेद पहुंचाने का काम करें। सभी से इसी आशा के साथ सादर नमस्कार।